हेलो गाइस, अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो गुरु शिक्षा ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराएगा बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन। इसमें आप आईआईटी जेईई मेंस के लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, एलडीसी, एनडीए, पटवारी और बैंक, इन सब के लिए मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8th, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए साइंस, मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। नंबर इज अवेलेबल फॉर कॉलिंग एंड व्हाट्सएप बोथ। सबसे पहले आपको डेमो क्लासेस दी जाएंगी, आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज आयुष जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुरु शिक्षा ऑनलाइन में। तो आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी हियर एंड स्टैटिक मींस द थिंग व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो एंड है स्टैटिक्स। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब होता है द थिंग व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। अब ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि हम अपने आसपास काफी सारी चीजें होती है जो फील करते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान दिया कभी नहीं दिया। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे सामने डेली लाइफ में हमारे साथ होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम कभी कभी स्वेटर जो होता है अगर अपन उसको उतारते हैं, जैसे वूलन हो गया, सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, उनको उतारने पे हमें थोड़ी सी चरचराहट सी आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा जो आकाश में जो बिजली कड़कती है वो, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को छूने पे हल्का सा हमें माइनर सा शॉक सा लगता है, बहुत माइनर सा, बहुत माइनर होता है वो, बहुत माइनर, और उस चीज को अपन बोल देते हैं कि अर्थिंग हो गई। बोलते हैं ना, पता है कि अर्थिंग हो गई, लेकिन पता नहीं है कि वो है क्या। तो ये सारी चीजें जो अपनी डेली लाइफ में होती है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो किस वजह से होती है और उनका रीजन क्या होता है। तो उनका रीजन होता है जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब बताया मैंने भी आपको, द थिंग व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इस चीज के जनरेशन के कारण ऐसा होता है। जैसे अर्थिंग हो गई, तो अर्थिंग क्यों होती है? अर्थिंग होती है कि हमारी बॉडी के थ्रू, जैसे हमने किसी को छुआ तो हमारी बॉडी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना, वो डिस्चार्ज होते हैं अर्थ में, इस वजह से अर्थिंग होती है। तो इसी चीज को अर्थिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल, ये तीन चीज हम यहां मतलब ये चीजें हम पढ़ेंगे, तो इसकी डीपली स्टडी करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये सब चीज किसने देखी, किसने खोजी। तो एक बंदा है थेल्स नाम का, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने एक एम्बर की रॉड ली और उसको सिल किया, वूलन के किसी क्लोथ से रगड़ा होगा। उसके बाद उसने पाया कि जो रॉड है दैट अट्रैक्ट सम लाइक लिटिल पार्टिकल्स, लाइक जो छोटी छोटी चीजें होती है हमारे आसपास, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करती है। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या होता है, तो उसने पता लगाया कि ऐसे किसी भी चीज को रगड़ने से जो चीज ऐसे अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्वायर कर लेती है, मतलब उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं। तो ये चीज देख लेते हैं कि अगर मान लो कि रॉड है और इसको हमने किसी कपड़े से रगड़ा, मान लो कि इसको बहुत जोर जोर से हमने रगड़ा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं थोड़े से। इसी वजह से जो छोटी छोटी चीजें ना, इनको ये अट्रैक्ट करती है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। 2 ग्लास रॉड ले सकते हैं, 2 कांच की रॉड ले सकते हैं और उनको सिल्क के किसी क्लोथ से रगड़ सकते हैं। उसके बाद हमें ये मतलब हम ये पाएंगे कि वो जो दोनों रॉड्स हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस आते हैं इस वजह से। और इसके अलावा जो कपड़ा है, कपड़े को रॉड अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास 2 रॉड्स हैं, एक ये, दोनों ग्लास रॉड्स हैं। हमने इसको कपड़े से रगड़ा, कपड़े से इसको भी रगड़ा, इसको भी रगड़ा, तो इन पे चार्जेस आएंगे। चार्जेस की वजह से क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, लेकिन जो कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है उसको ये दोनों अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें छोटी मोटी हम अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ी होगी। चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास चार्ज है, ये हो गया चार्ज। तो अगर चार्जेस जो होते हैं, दो चार्जेस की हम बात करें, अगर दोनों सेम होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम कैटेगरी के होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर दोनों ऑपोजिट्स होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने सुना भी होगा ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट।
तो वो इसीलिए होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक प्लस दूसरा भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल। और अगर मेरे पास दो चार्जेस है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। तो अब हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब ऐसी चीज जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करे, उसको तो बोलेंगे कंडक्टर। जैसे हो गई सारी मेटल्स, कौन कौन सी चीज, मेटल्स, कोई भी मेटल होगी, ऑलमोस्ट सारी मेटल्स, मतलब सारी मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, और इसके अलावा अर्थ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब कंडक्टर्स के। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, जो कि पास होना अलाउ नहीं करे, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। समझ में आ गया, इंसुलेटर मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या जो पास हो रही है कंडक्ट नहीं करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो चीजें होती है बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होती है इन सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ नहीं करती। अब हम जान लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी वो क्या होती है कि अगर मान लो कि हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, मतलब कंडक्टर है हमारे पास एक गोला है मेटल का, उसको अगर हम चार्ज देंगे तो बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। कंडक्टर क्या करता है, वो सारा चार्ज बराबर बराबर बांट लेता है, पूरे हिस्सों में पूरा चार्ज इक्वली, मतलब बहुत ही यूनिफॉर्मली फैल जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब वो होता है कि जितना पार्ट को दिया वो उतने ही पार्ट के पास रहता है। तो जो चार्ज अगर हम इंसुलेटर को देंगे तो जहां पे हमने पुट किया है, जहां पे हमने चार्ज दिया, वो चार्ज वहीं रहेगा, उसमें फैलेगा नहीं। और कंडक्टर में क्या होता है, ऑपोजिट, पूरी तरह से कंडक्टर में वो पूरा चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, ठीक है। और इंसुलेटर में जहां दिया है वही रहेगा। इसके अलावा कंडक्टर और इंसुलेटर की एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो इंसुलेटर होते हैं इनको जब हम रब करते हैं, रब करने का मतलब रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं इनके अंदर। आने को तो कंडक्टर के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन कंडक्टर क्या करता है, बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है ना, तो जो कंडक्टर को हम रब करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसलिए रब करने से ये चार्ज नहीं होते, क्योंकि जो चार्जेस इनके ऊपर आते हैं ना वो हमारी बॉडी से लीक होके अर्थ में चले जाते हैं। इसलिए रब करने से केवल ये ही चार्ज होते हैं, रब करने से इंसुलेटर ही थोड़ा वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, कंडक्टर नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे इस चीज का एग्जांपल क्या होगा, इस चीज का एग्जांपल होगा जब हम देखा होगा तुमने कभी अपन बलून्स को ऐसे रगड़ के दीवार पे चिपकाते हैं बर्थडे पार्टी के टाइम, तो ऐसे रगड़ते हैं ना, उस रगड़ने से क्या होता है, हल्का सा उस पर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे क्या होता है वो दीवार पे चिपक जाता है। इसी तरह से जब प्लास्टिक का कंघी, जो प्लास्टिक की कंघी से हम बालों को ऐसे रगड़ते हैं ना, तो उससे भी उसमें हल्का सा चार्ज आ जाता है। उसके बाद आप क्या करना है, एक बार रगड़ के और जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उनको उनके पास ले जाके देखना, तो उससे वो उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें ये चीज होती है कि वो रब करने से चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी चीज जो बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाए, दैट इज अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होती है ये हम समझने जा रहे हैं कि जब किसी बॉडी को जिसपे चार्ज होता है उसको अर्थ के कांटेक्ट में ले जाया जाता है, तो अर्थ के कांटेक्ट में ले जाए जाने से क्या होता है, वो जो बॉडी होती है उसके अंदर जो एक्सेस चार्जेस होते हैं, एक्सेस चार्ज का मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उस अर्थ में डिसअपियर हो जाते हैं। और एक मोमेंट्री करंट मतलब बहुत ही माइनर सा करंट, और बहुत ही मतलब होता है ना कि एकदम मोमेंट्री करंट, बहुत ही कम मोमेंट्स के लिए वो करंट पास होके वो जो इलेक्ट्रॉन से ये जो चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं अर्थिंग। तो समझ में आ गया अर्थिंग क्या होती है, कि जब भी किसी बॉडी को जो चार्ज होती है अगर उसको हम अर्थ के कांटेक्ट में जाते हैं, जो सारा चार्ज है ना वो अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, इसी चीज को हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक बेसिकली हमने पढ़ा कि चार्ज कर सकते हैं हम किसी चीज को रब करके, लेकिन क्या इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं? तो है ना यार, बिल्कुल है। इंडक्शन के द्वारा हम किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेरित करना, किसी चीज को उकसाना कि वो चार्ज हो जाए। तो यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल करते हैं जो बुक में दिया हुआ है कि एक मेटल कंडक्टर है हमारे पास, जिसे मान लो ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर है, इसके पास एक रॉड लेके आते हैं हम। क्या लेके आते हैं? एक रॉड।
अब ये मेटल कंडक्टर हो गया, दिस इज मेटल। और मान लो कि ये मान लो नेगेटिव चार्ज, एक रॉड है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसको हम धीरे धीरे मेटल कंडक्टर के पास लेके आते हैं, यहां से हम पास लेके इधर आ रहे हैं। अब क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं ना उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री होते हैं, इंसुलेटर में नहीं हो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रॉड है, इसको धीरे धीरे इधर लेके आएंगे, ठीक है। और ये मेटल है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इंसुलेटर में नहीं होते, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते ही हैं, तो वो क्या करेंगे, ये जो रॉड आएगी उसको देख के इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो इससे डरते हैं, क्योंकि वो इसको रिपेल करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं फ्रीली, उसको ये थोड़ा सा रिपेल कर देगा। रिपेल करने का मतलब इसकी डेंसिटी को उधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे पूरे जो यूनिफॉर्मली पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये जो रॉड है ये उधर शिफ्ट कर देगी। क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे तो जहां से ये उठ के उधर गया ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हुई, तो उस वजह से जो जगह बची हुई है वहां पे पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी, पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी। क्योंकि किसी जगह से इलेक्ट्रॉन उठ के जाता है तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी अपने आप। अब क्या करें, अभी तक भी देखो पूरा मेटल जो है, पूरा जो हमारे पास स्फीयर है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, क्योंकि इसका टोटल चार्ज अभी भी 0 है। अभी हमें चाहिए इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो चीज पढ़ी है दैट इज अर्थिंग। तो अर्थिंग का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो ये गोला है जिसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करें, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसको हटाना है हमें। तो क्या करो, यहां पर एक वायर कनेक्ट कर दो। वायर हम कनेक्ट करेंगे अर्थ के थ्रू। तो जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इसको अर्थिंग को इस तरह से साइन यूज करते हैं इसके लिए। तो अगर हम वायर कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस कंडक्टर, क्योंकि वायर कंडक्टर होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्चार्ज हो जाएंगे अर्थ में, और हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाली डेंसिटी बच जाएगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास फाइनली ये बचेगा, एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर में क्या होता है कि जो भी चार्ज होता है ना उसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप। तो अगर ये चले जाएंगे ना यहाँ से, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो भी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली फैल जाएंगे, तो हमारे पास एक ऐसा स्फीयर बचेगा। तो फाइनली जो हमें मिलेगा दैट विल बी अ फुली पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल स्फीयर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो चार्ज की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी, मतलब ऐड किया जा सकता है इसको आपस में। दूसरी होती है कंजर्वेशन, क्या होती है, कंजर्वेशन। और तीसरी होती है क्वांटाइजेशन, क्या होती है, क्वांटाइजेशन। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा गोला है, उसमें मेरे पास बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। कितने चार्ज पड़े हुए हैं, 100 चार्ज पड़े हुए हैं। एक प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हमारे इसमें पड़े हुए हैं। अब मुझे कोई बोले कि इनकी वैल्यूज भी तुम्हें दी हुई है, जैसे कि एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है 2, एक की वैल्यू है -3, एक की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू -5, एक की वैल्यू है 6, एक की वैल्यू है -7, एक की 8, एक की -9, ऐसे करके इनकी वैल्यूज भी हमें दी हुई है। और बोला जाए कि बताओ इस पूरे गोले में टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब चार्जेस को ऐड कर देंगे। और ऐड कैसे करेंगे, विद साइन, साइन के साथ ऐड करेंगे। इसका मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 और -9। सॉल्व करके बताना जरा कितना आएगा मेरे भाई, 3 - 3 0 + 4 -5 -1 + 6 5 -7 -2 + 8 6 -9 -3। तो टोटल चार्ज इस पूरे गोले का कितना होगा, -3। तो इस तरह से हम चार्जेस को कभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक तरफ -15 है, एक तरफ +14 है,
तो टोटल कितना होगा -1। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अब ये क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है कि वो कंजर्वेशन, उसका एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है। एनर्जी को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। उसी तरह से सिमिलरिटी से यहां भी एक और चीज आती है कि चार्ज जो होता है ना उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए टोटल चार्ज जो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जैसे हम रब करते हैं तब भी तो चार्ज आ जाता है, तो रब करने पे जो चार्ज आता है ना दैट इज, कभी भी हम किसी चीज को रब करते हैं जो चार्ज आता है ना, तो चार्ज जितना नेगेटिव आता है ना, मान लो थोड़ा सा इधर नेगेटिव आ गया, उतना ही चार्ज उसके ऑपोजिट साइड मतलब इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल चार्ज जो पहले था वही इसका अब रहेगा। इसका मतलब इस रॉड पे पहले भी 0 चार्ज था, अभी भी 0 रहेगा। रगड़ने से जो चार्ज आया वो इक्वल और अपोजिट आया, तो टोटल चार्ज इसका हमेशा 0 रहेगा। इसी तरह से अगर मान लो कि कोई बोले कि नेचर भी कभी कभी चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करती है, जैसे नेचर में भी कभी बनते हैं ना, लेकिन नेचर में भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल बनता है तो वो इक्वल और अपोजिट बनता है। मतलब एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इसलिए टोटल चार्ज पहले जितना ही रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन चार्ज में नाम से ही समझ में आ रहा है क्वांटाइजेशन। अब थोड़ा सा यहां पर समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है सबसे छोटी यूनिट अभी तक हमने देखी दैट इज इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज ये पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है। तो अगर मैं किसी चीज को चार्ज देता हूं या चार्ज इससे लेता हूं तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उसी के अकॉर्डिंग या उसी के करस्पॉन्डिंग उस पूरी चीज पर चार्ज आएगा, या जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे ही डिपेंड करता है कि उस पर कितना चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बोलूं कि 0.25 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज किसी पर नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज होगा। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मान लो कि मेरे पास n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे पास। चलो आप इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 5-7 लोग हैं, उन सबको मैंने कुछ पैसे दिए। जैसे मान लो किसी को मैंने 17 रुपए दिए, किसी को 25 रुपए दिए, किसी को 35 दिए, किसी को 1 रुपया दिया, किसी को 40 दिए, किसी को 45 दिए। तो सबको मैंने एक रुपए के मल्टीपल के हिसाब से पैसे दिए। ठीक है, और आजकल फ्रैक्शन में पैसे चलते भी नहीं है, तो 1 रुपए के मल्टीपल के हिसाब से मैंने सबको पैसे दे दिए। अब फाइनली अगर मेरे को वही पूछेगा कि कितने रुपए हुए, तो कोई बंदा ऐसा तो नहीं है ना जो ऐसे बोल दे कि मेरे टोटल जो सबके मिला के 150 रुपए 50 पैसे बनते हैं, क्योंकि 50 पैसे का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है ना। 50 पैसे हो ही नहीं सकते क्योंकि सबको मैंने 1 रुपए के मल्टीपल में पैसे दिए। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो थी रुपए की वो 1 थी, 1 रुपया। इसी तरह से चार्ज की बात करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के इक्वल होगा हमेशा। तो वो मल्टीपल जो है ना, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने n, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पे टोटल चार्ज हमें पता है इतना आता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी चीज के लिए मैं बोलूं कि उस पर -1 कूलम चार्ज है, तो -1 कूलम चार्ज इधर लिख दो, और इधर मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, और इधर लिख दो n। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम निकाल लेंगे कि जो n है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? n विल बी कमिंग एज माइनस, मतलब माइनस तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 1/1.6 × 10⁻19, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 × 10⁻18 आएगा। थोड़ा ज्यादा ही आएगा इससे, लेकिन इतना आएगा। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स देने पर इसका चार्ज -1 कूलम होगा। अब आप सोचो कि हमें सिर्फ एक चार्ज की वैल्यू 1 चाहिए यहाँ पे, तो भी मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन देने में, मतलब करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करके भी बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा इतने चार्जेस यहाँ पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे तब जाके -1 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पर जो हमें मिला ना, इसका मतलब जो ये यूनिट है ना चार्ज की, कूलम, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इतने चार्जेस का हम यूज करते नहीं जनरली। तो जनरली इस चैप्टर में हम यूज करेंगे ना वो माइक्रो
कूलम या मिली कूलम, इस ऑर्डर के चार्जेस का यूज करेंगे। माइक्रो कूलम का मतलब 10 लाख से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसके अलावा मिली कूलम का मतलब 1000 से डिवाइड कर दो। तो एक और छोटी सी चीज हम यहां पे बताते हैं आपको कि जो क्वांटाइजेशन है उसका क्या मतलब हुआ। फिर क्वांटाइजेशन तो समझ में आ गया, अब क्वांटाइजेशन का यूज क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मान लो कि जैसे मैथ्स में नंबर लाइन होती है ना, वैसे मैं यहाँ पे चार्ज की एक लाइन पुट करता हूँ, मतलब ये प्लॉट करता हूँ, एक लाइन है हमारे पास। मान लो कि किसी चीज का चार्ज है 0, किसी चीज का चार्ज है 1, किसी चीज का चार्ज है 2, ऐसे। अगर मान लो मैंने इसको इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, तो एक किसी पर्टिकुलर चीज को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने मान लो उसको 7 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर मैंने किसी को 15 दिए तो कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी तरह से चार्जेस होते रहेंगे। लेकिन आप ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये बहुत कम होता है। 1 के मुकाबले कितना कम हुआ था, अभी देखा था हमने कि 1/10 टू दी पावर, मतलब 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स देने पर 1 चार्ज आया था। इसका मतलब इसके बीच में लगभग इतने नंबर, मतलब लगभग 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आया? इस लाइन में 0 से लेकर 1 तक कितने नंबर आएंगे, 10 टू दी पावर 18 से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा नंबर इसमें आएंगे। तो इसका मतलब इसके बीच में जो क्वांटाइजेशन है ना, मतलब जो डिस्क्रीटनेस है वो बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे या फिर जो स्टडी लेवल पे उस पर इग्नोर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही चार्ज होता है। तो जैसे मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब मुझे चाहिए 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो वो नहीं हो सकता। तो इतनी वैल्यूज जो इसके बीच में होंगी ना, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, वो चार्ज नहीं हो सकते हमारे पास। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बीच की जो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, 1.1, 1.12, 1.2, 1.3, ये सब नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस तो नहीं है, डिस्क्रीट है, क्वांटाइज है, लेकिन फिर भी ये इतनी कम दूरी है, इतनी कम डिस्टेंस है कि उस चीज को हम प्रैक्टिकल लेवल पे इग्नोर कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली चार्ज क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके अलावा चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, चार्ज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ ली। तो अब अगली जो वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम आगे फोर्सेज और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कूलम फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और भी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, उस चैप्टर को फील करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए गुरु शिक्षा ऑनलाइन, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।